28 अप्रैल को रीजन मीट 2 हो रहा है, जिसमें फिर से फार्मर्स जो है इकट्ठा हो रहे हैं। और इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं सॉइल के ऊपर कि कैसे सॉइल को हम रीजनरेटिव वे में तैयार करके डिजीज़ सप्रेसिव बनाएं कि हमें हमारी जो आधे से ज़्यादा बीमारियां हैं जो सॉइल बॉर्न होती है वो ना आए। कैसे हम सॉइल की हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, कैसे उसकी बायोलॉजी को फीड करें। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है उस दिन हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कि कैसे मैं अपना पानी का जो लिमिटेड सोर्स है उसको कैसे इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। क्या नई टेक्निक्स मैंने ढूंढी है, जैसे रेन पाइप है, स्वेल्स का इस्तेमाल कर, वाटर टैंक्स में सस्ता जुगाड़ जो एकदम बिल्कुल ही चीप है और बेस्ट भी है, जो दिखाऊंगा भी मैं कि कैसे बनाए गए हैं, कहाँ पे बनाए गए हैं, वेस्ट लैंड को कैसे इस्तेमाल किया गया है छोटे टैंक्स को बनाने में, और कैसे उसको फीड किया जा रहा है, वाटर टैंक्स जो है कैसे फिल किए जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा उस दिन एक दिन का पूरा शेड्यूल रहेगा और फुल डे इसमें लग जाता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस वीडियो के साथ मैंने अटैच किया हुआ है। आप लोग जाके उस फॉर्म को फिल करके फिर मैं आपको पेमेंट लिंक ईमेल के ऊपर सेंड कर दूंगा, तो आप अपनी पेमेंट्स वहाँ पे कर सकते हो। प्लांट्स जो है ठीक ही परफॉर्म कर रहे हैं, अभी के हिसाब से जाग चुके हैं सारे। और यहाँ पे काफ़ी फूल निकले हुए थे टिप्स के ऊपर, जो कि मैंने हटा दिए हाथ से। तो ये काफ़ी बढ़िया जाग गए हैं। और अब नेक्स्ट टास्क रहेगा इनको वापस ग्रोथ के ऊपर लेके आना और इसके ऊपर फेदरिंग करवाना। तो इस तरीके से अगर हम जी के ऊपर जाना चाहते हैं, जो कि इम्पोर्टेड प्लांट्स नहीं आ रहे हैं, तो हम ये अपना देसी नुस्खा ट्राई कर सकते हैं। G41 को इंडिया में ही तैयार करके उसके ऊपर फेदरिंग करवा सकते हैं। और आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि मैं इसको कहाँ पहुँचा पाया हूँ। अभी तक मैं इसमें सिंचाई नहीं कर पा रहा था अच्छे से, और आज मैंने ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल कर दिया है खुद ही, क्योंकि सरकारी ड्रिप इरिगेशन तो बहुत ही मुश्किल है लगाना, और वैसे ही लगाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ये ड्रिप लाइन मैंने ऑनलाइन ख़रीदी है, और 2.5-3 बीघा में अगर आपका M9 का ब्लॉक है तो 10,000 में ये इंस्टॉल हो जाती है, और 3-4 साल चलने की इसकी मियाद है। अगर आप इसको जून जुलाई में इस्तेमाल करने के बाद यहाँ से हटा दो, फोल्ड हो जाती है, आराम से निकाल के आप घर ले जा सकते हो। तो नेक्स्ट ईयर फिर से इंस्टॉल करो तो शायद 6-7 साल भी चल जाए, और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी इसमें ज़्यादा कंट्रोलर वगैरह मैंने लगाए नहीं है, इनफैक्ट अभी फ़िल्टर भी इंस्टॉल नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अभी क्योंकि ड्रॉट कंडीशंस आने वाली है, तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही सस्ता जुगाड़ है। अगर कुछ लोग जिनके पास कुछ प्लांट्स है और ड्रिप इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं, तो एक होम मेड डू इट योर सेल्फ सस्ता जुगाड़ है नेटाफिम की तरफ से। तो अब देखते हैं कि ये जितने भी प्लांट्स हैं ये कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि अब मैं इसमें पानी खूब देने वाला हूँ। और ये जो है रीप्लांट साइट है पूरा, यहाँ पे पहले से ही क्रिम्जन लगा हुआ था और पेड़ जो है ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो ऐसी जगह पे अगर आपको HDP पे जाना है तो M9 जो है एक बहुत ही पुअर सिलेक्शन हो सकती है। इस वजह से मैं जी के ऊपर यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। और इस साल एक्सपेरिमेंट में मैंने कुछ पेड़ लगाया कि मैं इसको किस तरीके से आगे चला सकता हूँ। अभी अगर हम ऑर्चर्ड में घूमते हैं तो क्लोवर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फूला हुआ है, और नेक्स्ट ईयर के लिए अपने सीड्स तैयार कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ आ रही है इसके ऊपर, और कुछ डेंडेलिन भी है। सो बेसिकली ये जो प्लांट है डेंडेलिन, इसमें पीले रंग का फूल लगता है,
और ये जब प्लांट मर जाता है यहाँ पे, तो सॉइल प्रोफाइल के ऊपर कैल्शियम जो है ये लेके आ जाता है। जब ये यहाँ पे खाद बनेगी सड़ के, या हम इसको ऐसे उखाड़ देते हैं, तो ये इसको हम अगर एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो ये कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स है। तो हम इसको इस तरीके से उखाड़ के और ये प्लांट्स को अवेलेबल हो जाती है इस तरीके से। सिमिलरली ये जो क्लोवर है, इसमें भी नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसको कट करके इस तरीके से, तो ये आपके नाइट्रोजन का सोर्स हो गया। और इसको भी आप यहाँ पे सॉइल के अंदर बायोलॉजी को फीड करने के लिए डाल दोगे, और इस तरीके से प्लांट को जो है नाइट्रोजन मिल जाएगी। लेकिन इसको बोलते हैं मूविंग, मतलब कि बेसिकली जो हम ग्रास कटर्स के साथ करते हैं थ्रेड लगा के। और ऐसे करते हुए आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो क्लोवर को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं फर्टिलाइज़र के लिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप इसको काट रहे हो तो आपको सिलेक्टिव मूविंग करनी है, कि आपने इतना पोर्शन में यहाँ कट किया, फिर ये बीच का पोर्शन छोड़ दिया, फिर यहाँ पे इधर कट कर दिया। तो अगर आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हो तो बीच में आपको ऐसे पैचेस छोड़ते जाने हैं। नॉट जस्ट क्लोवर के, कोई भी और घास है, वो चाहे चौड़े पत्ते की है, चाहे जिस भी तरीके की है, कोई भी घास जो भी आप मूविंग कर रहे हैं इस टाइम पे अगर ऑर्चर्ड में कर रहे हो, तो आप उसको सिलेक्टिव करें, ताकि जो आपके कीड़े मकोड़े जो इसमें आश्रय रखते हैं वो यहाँ से ऊपर चढ़ के पेड़ों के ऊपर आपको समस्याएं ना दे। जैसे माइट की समस्या हो सकती है, या फिर जो कैटरपिलर की समस्या हो सकती है, मौत की समस्या हो सकती है। ये तभी आती है जब ऑर्चर्ड के अंदर इनको फीड करने को कुछ नहीं मिलता है, कीड़े मकोड़ों को। तो ये इसको मूविंग करने का बेस्ट तरीका है, फर्टिलाइज़र का बेस्ट तरीका है ये। तो यहाँ पे तो मेरे ऑर्चर्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लोवर उगी हुई है, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं गोबर का इस्तेमाल करता हूँ। ये देख रहे हो आप, ये मेरा जो गोबर है वो साल भर यहीं पे पड़ा रहता है और प्लांट के लिए अवेलेबल रहता है इस तरीके से। तो प्लांट्स यहाँ से आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाला जो घास है ये सिलेक्टिव मूविंग के थ्रू गाय के लिए जाता रहेगा, बीच बीच में कटता रहेगा, एक साथ सारा नहीं कटेगा। जैसे इस पोर्शन में यहाँ पे मूविंग हुई है, और इस पोर्शन में अभी यहाँ पे मूविंग हुई है, यहाँ छोड़ दिया है, और यहाँ पे मूविंग हुई है। तो ऐसे बीच बीच में घास जो है थोड़ा कटता है और थोड़ा छूटा रहता है। तो कवर क्रॉपिंग का यही है सबसे इम्पोर्टेंट रोल, कि जो धूप डायरेक्ट पड़ रही है इस टाइम पे अर्थ के ऊपर, वो जो कवर क्रॉप्स है वो उसको कन्वर्ट कर ले एनर्जी में, और फिर वो एज ए फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करो। वो चाहे गाय के थ्रू है, या फिर आप डायरेक्टली ऑर्चर्ड में अप्लाई कर सकते हो। एक और प्रैक्टिस जो मैं ऑर्चर्ड में करता हूँ वो है ये स्टेम पेस्ट। और स्टेम पेस्ट का इस्तेमाल मैं तनों को ठंडा रखने के लिए करता हूँ। इसी खेत की मिट्टी को ताज़ा सुबह निकले गोबर से मिक्स करके आधे आधे रेशो में लगा दिया जाता है स्टेम पेस्ट को। सो बेसिकली यहाँ पे प्लांट्स में जो है काफ़ी सारा फूड और जो मतलब बेसिकली फ़ैट और जो एनर्जी है वो यहाँ पे स्टोर रहती है, और इसको ठंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है।
तो जो वो लोग वाइट इस्तेमाल करते हैं, चूना इस्तेमाल करते हैं, वो भी सही है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, उससे भी तने जो है ठंडे रहते हैं और वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन क्योंकि चूना ख़रीद के लेके आना पड़ता है और महंगा पड़ता है, तो मैं यही करता हूँ हर साल, और मुझे ये प्रैक्टिस जो है बहुत सालों से सही लग रही है। जब मुझे पहली बार समझ आई थी कि इससे फ़ायदा हो रहा है, तो उसके बाद मैंने सिर्फ गोबर और मिट्टी का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा जो रूट ज़ोन है तने के आसपास का, 1-1.5 फीट का, आप देख रहे हो बिल्कुल क्लियर रहेगा। इसके ऊपर आने वाला घास या फिर कुछ भी सड़ने वाला मटेरियल जो है साफ़ कर दिया जाएगा बार बार, और कुछ नहीं रखेगा। उसके बाहर जो है कुछ भी मिल सकता है सड़ता हुआ। तो ये प्रैक्टिसेस मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जो ऑर्चर्ड, मेरे जो रूट रॉट से जो पेड़ सूख रहे थे, जो ख़त्म हो रहे थे, वो हील हो गए हैं। बेसिकली रूट बोरर और रूट रॉट जो है ये हम लोग खुद तैयार करते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर ज़्यादा सड़न हो, पानी इकट्ठा हो रहा हो, तो ये वाली जो नाली है यहाँ पे, जो यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होने देती है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। और इस जोन पे कुछ भी सड़ने से जो है जड़ सड़न रोग की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट जो है आप लोग अभी कर सकते हो या फिर मई जून तक भी कर सकते हो, बट मैं अभी स्टेम पेस्ट के साथ इसको कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद गर्मियों में जो है पेड़ को ठंडा रहना पसंद होता है, तो स्टेम पेस्ट लगाना ज़रूरी है, तो उसके साथ साथ हो जाता है। उसके अलावा जुलाई में भी ये सेम चीज़ जो है की जा सकती है। तो तने के आसपास के पोर्शन को खाली रखें, यहाँ पे कुछ भी सड़ने ना दें, और उसके दाएं बाएं में बगल में आप बिल्कुल कुछ भी कूड़ा कबाड़ सड़ने को रख सकते हो। गोबर, घास, डंडियाँ, ये विंटर की कवर क्रॉप है। सरसों, ये भी इसमें रह सकती है एज ए क्रॉप रेजिड्यू। उसके अलावा जो भी आपके पास मल्च है, जैसे कि छिटियाँ हो गई, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। प्रूनिंग के शूट्स जो है वो भी तने के थोड़े से दूर बट वहीं पे ही रखे गए हैं। तो इस तरीके से जो ऑर्चर्ड का मैनेजमेंट जो है हो सकता है। फ्रूटिंग की बात की जाए तो प्लांट्स काफ़ी स्ट्रेस में है इस टाइम पे। न्यूट्रिशन की जो डिमांड है, क्योंकि नीचे ज़मीन जो है काफ़ी ड्राई है, बहुत समय से बारिश जहाँ पे लोअर एलिवेशन में नहीं हुई है, तो ज़मीन बहुत ड्राई है और ऊपर कुछ आ नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे ज़्यादातर फ्रूट्स जो है वो निकल के हाथ में आ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट जो है इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो एमिनो एसिड्स का, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो बनना बंद हो जाते हैं ऐसे में, और प्रोटीन अगर बनना बंद हो जाए तो प्लांट के जो लीव्स है वो जो है इस पे इन्फेक्शंस जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं। और ये जो वैक्सी जो शीथ अभी दिख रही है, ये अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो यहाँ से अल्टरनेरिया, मार्सोनिना, स्कैब, जितनी भी बीमारियाँ हैं वो यहाँ पे पैक्टिलेटिक एंजाइम को यहाँ पे डाल देंगे, और ये जो प्लांट की जो पत्ते की जो हेल्थ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कंप्लीट प्रोटीन का बनना बहुत ज़रूरी है। वैसे में मैं न्यूट्रिशन की काफ़ी हैवी एप्लीकेशंस कर रहा हूँ। जैसे पहली एप्लीकेशन जो इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है वो है मैंगनीज़ और आयरन की, क्योंकि जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा इस टाइम पे वो फूड बनाएगा। तो ऐसे में जो भी नाइट्रोजन के सोर्सेज हम लोगों ने सिंथेटिक नाइट्रोजन जो भी अप्लाई किए होंगे वो इस टाइम पे कंप्लीट प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे। और अगर वो कंप्लीट प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो वो नाइट्रेट फॉर्म में इन पत्तों के अंदर या फिर इन टहनों के अंदर बैठे रहते हैं। इनफैक्ट कुछ प्रोटीन ब्रेक डाउन होके फिर से एमिनो फॉर्म में या नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से आगे चल के हमें पेस्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसी कंडीशन में न्यूट्रिशन मैनेज करके कंप्लीट प्रोटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कल से एक और शेड्यूल में स्प्रे कर रहा हूँ, जिसमें मैं मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम सॉल्ट और मॉलिब्डेनम और गुड़, 2 किलो गुड़, इसकी स्प्रे कर रहा हूँ। गुड़ इसलिए क्योंकि
कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट बना नहीं पा रहा है इस टाइम पे। फोटोसिंथेसिस जो है वो हो तो रहा है, लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, और वाटर जो है एक लिमिटिंग फैक्टर है फूड बनाने के लिए प्लांट के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आगे चल के, ये जो फ्रूट एक्स्ट्रा झड़ रहा है अभी तो सही है, क्योंकि मेरे को थिनिंग नहीं करनी पड़ रही है। जितने भी साइड के फ्रूट है ये झड़ रहे हैं, और कुछ एरिया में तो ज़्यादा भी ड्रॉपिंग हो गई है जो ज़रूरत से ज़्यादा लग रही है। तो ये एक वेकअप कॉल है कि आप इस समय में आप न्यूट्रिशन को जो है मैनेज करो अप्रोप्रिएट लेवल पे। और ये जो शाइनी सा जो दिख रहा है लीफ के ऊपर, ये मेंटेन रहे, और ये तभी मेंटेन रहेगा जब प्लांट जो है कंप्लीट प्रोटीन बनाएंगे। तो क्रॉप को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस टाइम पे मैग्नीशियम का, मैंगनीज़ का और आयरन का। मैग्नीशियम जो है वो सल्फ़ेट फॉर्म में दिया जा सकता है, इसी फॉर्म में जो है सल्फ़र भी मिल जाता है प्लांट को, और कंप्लीट प्रोटीन बनाने में दोनों का रोल है। लेकिन उसके अलावा जो मैंगनीज़ और आयरन है, ये सेम कैल्शियम की तरह एमिनो एसिड फॉर्म में ही दिए जाने चाहिए, अदरवाइज़ ये प्लांट को लगते नहीं है। और जैसे आप देख भी रहे हो कि लीफ जो है अभी उतनी इंटेंस डार्क नहीं हुई है, जो कि आयरन से ही होगी। तो ऑब्वियसली आयरन की कमी अभी दिख रही है, बट मैंने ऐसे कोई टेस्ट नहीं करवाया तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी कि आप न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मैनेज करो, ताकि आपकी जो क्रॉप ऑलरेडी है वो अच्छे से मेंटेन रहे, सेल डिवीजन अच्छे से हो, प्लांट की एनर्जी का जो लेवल है वो सही रहे, और कीड़े भी जो है वो कम अटैक करे, काफ़ी कम अटैक करे। इतने जितने ज़्यादा कंप्लीट प्रोटीन बनेंगे, कीड़ों का अटैक भी उतना कम रहेगा। अर्ली थिनिंग के रिज़ल्ट्स आप देख सकते हो। अगर आप फूल ही तोड़ देते हो तो ये ऑलमोस्ट वॉलनट पहुंचने वाले हैं। ये काफ़ी जल्दी फूल गया था। रेड लव है, रेड लव स्वीट। लेकिन अगर आप गिलास भी देखोगे जो अर्ली फूल गए थे, जैसे ये टीरेक्स है, तो काफ़ी, जितना आप जल्दी, जैसे ही आपको किंग दिखाई देता है और साइड के आप कट कर देते हो, तो आपको फ्रूट साइज़ गारंटीड मिलता है। फ्रूट साइज़ बहुत अच्छा मिलता है। तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। स्पेसिफ़िकली जो एचडीपी पे काम कर रहे हैं लोग, खैर काफ़ी लोग तो जानते भी हैं इस चीज़ को, जितना अर्ली फ्रूट सेट हो और साइडीज़ जो है किंग के साया साथ में जो साइड में है वो निकल जाए, तो आपकी जो क्रॉप है उसका लोड मैनेजमेंट हो जाता है, और साइज़ बहुत अच्छा आता है। इसमें सेल डिवीज़न बहुत अच्छे से हुआ होगा, और ये आगे चल के स्मॉल से ऊपर जाएगा, लार्ज भी जा सकता है। स्नीको रेड में भी सेम इसी तरीके से, जो भी जल्दी फूले है बहुत अच्छा साइज़ है, और उनके साथ के जो फ्रूट थे वो कट डाउन हो गए हैं, तो सारा न्यूट्रिशन उनको मिलता है सेल डिवीज़न टाइम पे, और ऐसे में साइज़ जो है आपका बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर जाता है, और मार्केट में इस टाइम पे साइज़ ही बिकता है। ये ड्रिप काम करना शुरू कर चुकी है, और जो थोड़े पीछे रह जाते हैं वो भी बाद में रिकवर कर जाते हैं, लेकिन साइडीज़ को काटना बहुत ज़रूरी है। एक एक दाना रखेंगे तो साइज़ बहुत अच्छा आएगा, और बॉक्सेस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर की क्रॉप भी आपकी बनी रहती है इससे। तो अर्ली फ्रूट थिनिंग का सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि आपको नेक्स्ट ईयर की क्रॉप भी मेंटेन रहती है, और उसके साथ साथ साइज़ भी आपको अच्छा मिलता है। बट जैसे मैं देख पा रहा हूँ 2-3 सालों में कि टीरेक्स और स्नीको रेड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और मैं इंटेंस डार्क गिलास को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। बट अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ से आगे थोड़ा सा डार्क बैरन भी है,
ये वाले जितने भी फ्रूट्स है ये डार्क बैरन के हैं। इस तरीके से अगर आप देखोगे एक एक रखा गया है, तो बाद में इसमें भी बहुत अच्छा साइज़ आता है डार्क बैरन में। साइज़ का इशू इसमें नहीं है। और ये ऑक्सिन डोमिनेंट नहीं है इतना, साइटोकाइनिन का इसमें रोल है काफ़ी। और फ्रूट जो है इसमें आता रहता है हर साल, एग्रेसिव आता है, तो ये थिनिंग मांगता है। ये एफिड को खाने के लिए पहुंच चुके हैं। अभी एफिड्स भी आएंगे, जितना ड्रॉट बढ़ता रहेगा एफिड्स के अटैक भी बढ़ते रहेंगे, पॉडी मिल्ड्यू के भी बढ़ते रहेंगे। तो मैं इसको जून तक तो न्यूट्रिशन से ही मैनेज करता रहूँगा। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आती रहेगी उतना न्यूट्रिशन की स्प्रे करता रहूँगा। मैं साल में एक ही बार सारा न्यूट्रिशन एक बार में ही मंगा देता हूँ, और जैसे जैसे उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है मैं उसको अप्लाई करता रहता हूँ। जो एमिनो फॉर्म में चाहिए होता है वो एमिनो फॉर्म में, जो सल्फ़ेट फॉर्म में चाहिए होता है वो सल्फ़ेट फॉर्म में। ऑक्साइड फॉर्म में मैं कोई भी न्यूट्रिशन इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो ये डार्क बैरन में भी ठीक ही रिज़ल्ट दिख रहे हैं। और लहसुन भी ठीक ही चल रही है, और स्ट्रॉबेरीज़ भी होपफुली नेक्स्ट ईयर से फ्रूट देगी।